आप उस गरीब राजू डेयरी की बात तो नहीं कर रहे हैं? कहीं आप उसकी डेयरी को लेकर परेशान तो नहीं? हाँ, मैं उसी की वजह से परेशान हूँ और अब मुझे अपने फैसले पर बहुत पछतावा हो रहा है कि मुझे उसकी जमीन खरीदनी ही नहीं चाहिए थी। मैंने जमीन के लालच में खुद का नुकसान कर लिया। मैंने सोचा था कि गरीब है, क्या ही कर लेगा, लेकिन वो तो मेरा ही काम बंद करवा रहा है। सिर्फ डेयरी बोलकर पूरी दुकान चला रहा है। अगर इसकी डेयरी ऐसे ही चलती रही तो हमारी दुकानों से सामान कौन लेगा? इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? जैसे डेयरी खुल सकती है वैसे ही बंद भी तो हो सकती है। राजू एक बहुत गरीब आदमी था जिसने अपने हिस्से के खेत बेचकर जैसे तैसे करके अपना डेयरी का काम शुरू किया था और उससे ही अपना घर चलाता था। राजू गरीब बेशक था, लेकिन स्वभाव का अच्छा और नियत का साफ था, जिसके चलते गांव के सभी लोग ज्यादातर सामान उसी से लेते। ऐसे ही एक सुबह गांव के बड़े जमींदार शहर जा रहे थे। तभी उनकी नजर राजू गरीब की डेयरी पर जाती है, जहां लोगों की भीड़ देखकर जमींदार गाड़ी रुकवाते हुए अपने मुनीम से कहता है, ये डेयरी तो उस गरीब राजू की है ना, जिसने इस डेयरी को खोलने के लिए अपने खेत हमें बेच दिए थे। हाँ मालिक, ये वही राजू है। कुछ दिन पहले आपके सामने कितना रो रहा था, लेकिन देखो कितना खुश दिखाई दे रहा है, मानो कोई खजाना मिल गया हो। वही तो मैं भी सोच रहा हूँ, इस गरीब की डेयरी में ऐसा कौन सा खजाना छिपा हुआ है जो गांव के सभी लोग इसकी डेयरी पर ही टूट पड़े हैं। मालिक, अगर आपके पास समय है तो क्यों ना हम लोग एक बार इसकी डेयरी पर चले, थोड़ा ब्यौरा लेकर आते हैं, कुछ ना कुछ तो पता चल ही जाएगा। वैसे पहली बार तुमने कुछ अकल की बात कही है, यही बात पहले बोल देते, इतनी देर से बकवास कर रहे हो। चलो अब। जमींदार और मुनीम इतना कहकर गरीब राजू की डेयरी पर जाते हैं। जमींदार की नीयत से अनजान राजू अपने जमींदार को अपनी छोटी सी डेयरी पर आता देखकर बहुत खुश था। तभी मुनीम राजू से कहता है, और बताओ राजू, कैसा चल रहा है तुम्हारा काम? वैसे तुम्हारी डेयरी के आगे लगी इस भीड़ को देखकर मुझे पूछने की जरूरत नहीं है। ये सब मालिक की वजह से ही हुआ है। अगर ये मुझे ये डेयरी खोलने के लिए सही समय पर पैसे नहीं देते तो शायद मुझ गरीब की डेयरी नहीं खुलती और हम भूखे मर जाते। नहीं राजू, मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया है, क्योंकि तुमने पैसों के बदले अपनी जमीन बेची है। ये तो बस एक सौदा है और मुझे लगता है ये सौदा तुम्हारे लिए काफी मुनाफे वाला रहा। जी मालिक, आपने बिल्कुल सही कहा। वैसे मैंने सोचा था कि सिर्फ एक छोटी सी दूध की डेयरी ही खोल लूंगा, लेकिन जब आपने जमीन का सही दाम दे दिया तो मैंने उसके साथ एक फ्रिज भी ले लिया और कुछ खाने पीने का भी सामान रख लिया, जैसे नमकीन, कोल्ड ड्रिंक, जूस, ब्रेड, मक्खन, चिप्स और भी छोटे छोटे आइटम, जिससे अब गांव के लोगों को खाने पीने का भी सामान लेने के लिए ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ता। ये तो बहुत अच्छी बात है, इससे तुम्हारी भी कमाई हो जाएगी और गांव वालों की मदद भी हो जाएगी। आज आप खुद मेरी डेयरी पर आए, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। आप बहुत ही भले आदमी हैं। आज आपने ये बात साबित कर दी। ये बात तो तूने सही कही राजू, मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ और ये अच्छाई मुझ पर भारी पड़ गई। तभी तो मुझे मिलने वाला मुनाफा तू कमा रहा है, लेकिन ज्यादा दिन के लिए नहीं होगा। चलो ठीक है, तुम करो, मैं भी शहर चलता हूँ, कुछ काम है। जमींदार इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही समय बीतता है। समय के साथ गरीब राजू की डेयरी की बढ़ती कमाई देखकर जमींदार की रातों की नींद उड़ गई थी। तभी एक रोज सुबह के समय वो अपने हॉल में चलते हुए चक्कर लगा रहा था। तभी उसकी पत्नी रेवती चाय लेकर वहाँ आती है और अपने पति को चक्कर लगाते देखकर कहती है, क्या हुआ जी, आप क्यों सुबह सुबह हॉल के चक्कर काट रहे हैं? कोई बात है क्या? तुम अपने काम से काम रखो, परेशान मत करो। वैसे ही हमारा अपनी गलती की वजह से बहुत मूड खराब है, तुम और मत करो। ऐसा भी क्या हो गया? कौन सी गलती की बात कर रहे हैं आप? कहीं आप उस गरीब राजू डेयरी की बात तो नहीं कर रहे हैं? कहीं आप उसकी डेयरी को लेकर परेशान तो नहीं? हाँ, मैं उसी की वजह से परेशान हूँ और अब मुझे अपने फैसले पर बहुत पछतावा हो रहा है कि मुझे उसकी जमीन खरीदनी ही नहीं चाहिए थी। मैंने जमीन के लालच में खुद का नुकसान कर लिया। मैंने सोचा था कि गरीब है, क्या ही कर लेगा, लेकिन वो तो मेरा ही काम बंद करवा रहा है। सिर्फ डेयरी बोलकर पूरी दुकान चला रहा है। अगर इसकी डेयरी ऐसे ही चलती रही तो हमारी दुकानों से सामान कौन लेगा? इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? जैसे डेयरी खुल सकती है वैसे ही बंद भी तो हो सकती है। वैसे भी आप इस गांव के जमींदार हैं, आपकी बातों पर सभी गांव वाले जल्दी यकीन कर लेंगे। पता करिए उसकी डेयरी के लिए दूध आता कहां से है, कौन लाता है और खरीद लीजिए उस इंसान को। अब सभी तो गरीब राजू डेयरी वाले की तरह ईमानदार नहीं होते ना। उस आदमी को खरीदने का हमें क्या फायदा होगा? उससे उसकी डेयरी कैसे बंद होगी या लोग उसकी डेयरी पर जाना क्यों बंद करेंगे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा।
आपको जमींदार किसने बना दिया? अगर राजू डेयरी वाले पर मिलावट वाला दूध मिलेगा और गांव के बच्चों की तबीयत खराब होने लगेगी तो कौन जाएगा उसकी डेयरी पर? जब कोई खरीदार नहीं होगा तो वो डेयरी खोल के करेगा भी क्या? किसी को पता भी नहीं चलेगा और परेशानी भी खत्म हो जाएगी। मैं चलती हूँ, मुझे और भी काम है। रेवती की बात सुनकर जमींदार राजू डेयरी पर दूध सप्लाई करने वाले आदमी का पता लगाकर उस आदमी को पैसे देकर राजू डेयरी के दूध में मिलावट करवा देता है, जिसे पीने के बाद गांव के लोगों की तबीयत खराब हो जाती है। जिसके बाद सभी गांव के लोग राजू को बुरा भला सुनाने लगते हैं। उसके लाख कहने पर भी कोई उसका विश्वास नहीं करता। सभी गांव वाले उसकी डेयरी के आगे खड़े होकर उससे लड़ रहे थे। तभी जमींदार वहां आता है, जिसे देखकर गांव की एक औरत जमींदार से कहती है, मालिक देखिए क्या हो गया, इस गरीब राजू की डेयरी का दूध पीकर हमारे घर के बच्चे बूढ़े सब बीमार हो गए, सबकी जान पर बनाई है, अब हम क्या करेंगे? मालिक मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कोई मिलावट नहीं की है। आखिरकार इस डेयरी में मेरी पूरी जमा पूंजी लगी हुई है, मैं इसमें मिलावट करके क्यों अपनी डेयरी बंद करवाऊंगा? मेरा विश्वास कीजिए। नहीं मालिक, ये विश्वास के लायक नहीं है। गलती हमारी ही है जो हमने आपकी दुकान को छोड़कर इसकी डेयरी से दूध लेना और खाने पीने का सामान लेना शुरू किया, जिसकी वजह से आज हमारे घर वाले सब बीमार हो गए हैं। आप ही बताइए कि अब इन गरीबों के पास इतना पैसा कहाँ से आएगा कि हम अपने घर वालों का इलाज करवा सके? देखिए आप चिंता मत करिए, मेरी शहर में बहुत जान पहचान है। मैंने वहाँ से डॉक्टर्स को बुला लिया है, वो कुछ समय में यहाँ पहुँचते होंगे। आपके घर वालों को मेरे होते हुए कुछ नहीं होगा। जिस गांव में आप जैसे लोग हो उस गांव के लोगों को कुछ नहीं होगा। आप एक अच्छे इंसान हैं, ये तो हम जानते ही थे, लेकिन आपका दिल भी बहुत बड़ा है और ये बात आज आपने साबित कर दी है। और राजू, तुम खुद एक गरीब आदमी होकर तुमने अपने ही गांव वालों के साथ ऐसा किया, पैसा कमाने के लिए अपने ही लोगों का नुकसान किया। अब तुम्हारी इस मिलावट वाली डेयरी से हम कुछ भी नहीं खरीदेंगे। नहीं नहीं, ऐसा मत करो बहन, मुझ गरीब ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ऐसा मत करो, मालिक इन्हें समझाइए। राजू के लाख मना करने पर भी गांव के लोग मिलकर उसकी डेयरी का सारा सामान उठाकर फेंक देते हैं और उसकी डेयरी को तोड़ फोड़ देते हैं, जिसे देखकर जमींदार को बहुत खुशी होती है और वो अपने मन में कहता है, रेवती का आइडिया इतनी तेजी से काम करेगा, मुझे तो पता ही नहीं था। लोग सच कहते हैं कि गांव के लोगों को पागल बनाना और भड़काना कितना आसान होता है। इनको सच झूठ सही गलत में अंतर ही नहीं करना आता। कुछ समय बाद सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद राजू अपनी डेयरी की ऐसी हालत देखकर अपने हाथ सर पर रखे जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगता है। यूं ही समय बीतता है। समय के साथ गांव के सभी लोग राजू से और भी नफरत करने लगे थे। गांव का कोई भी इंसान उससे बात करने को राजी नहीं था, लेकिन वो कहते हैं ना कि सच ज्यादा दिन तक नहीं छिप सकता। ऐसा ही कुछ जमींदार और उसकी पत्नी के साथ भी होता है। वो दोनों राजू की बर्बादी और उसकी टूटी हुई डेयरी के बारे में बातें कर रहे थे। सच में तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा था। पूरे गांव में किसी को खबर भी नहीं हुई कि गरीब राजू की डेयरी में मिलावट मैंने करवाई थी। मिलावट करवा के राजू डेयरी को भी बर्बाद कर दिया और बीमार गांव वालों का इलाज करवा के उनकी नजर में अच्छा भी बन गया। जमींदार की कही सारी बातें दरवाजे पर खड़ा राजू सुन लेता है, जिसके बाद वो अंदर आकर कहता है, मालिक मैं आपकी दिल से इज्जत करता था, क्योंकि आपने मुझे कमाई का जरिया दिया। मुझे लगा आप मेरी मदद कर रहे हो, लेकिन आपने तो मुझ गरीब को 2 वक्त की रोटी के लिए भी मोहताज कर दिया। मैं चाहूँ ये बात गांव वालों को बता सकता हूँ, लेकिन उनकी नजर में आपकी इज्जत कम हुई ये मैं नहीं चाहता, वरना आप में और मुझ में क्या फर्क रहेगा। राजू की बात सुनकर जमींदार को अपनी हरकत पर बहुत शर्मिंदगी होती है, जिसके बाद वो सभी गांव वालों को खुद सारा सच बताता है और सबके सामने राजू से माफी भी मांगता है। साथ ही उसकी नई डेयरी भी खुलवा देता है। इस तरह से गरीब राजू को अपनी डेयरी और खोई हुई इज्जत दोनों वापस मिलती है। मोहन प्रसाद जनरल स्टोर पर खड़े हुए काफी देर से दुकानदार को देखे जा रहा था। तभी दुकानदार मोहन प्रसाद से बोलता है, अरे भैया क्या बात है, काहे टकटकी लगा रहे हो? हमारी दुकान को देखे जा रहे हो? अब तो है क्या बताए भैया। अरे शहर से हमारी साली जब से आई है ना, हमारी नाक पे दम करके रखा हुआ है इसने। अरे भैया ये साली लोग ऐसा ही होती है। अरे जब भी आती है जीजा के पीछे हाथ धो के पड़ जाती है। लेकिन आपकी साली की तो उम्र हो गई है, पर इसका बचपन बिल्कुल नहीं गया।
अभी तक देखो ये कितना फैशन करती रहती है। अरे भैया कहाँ बताए तुमको। अरे हमारी जो साली है ना वो विदेशवा से आई है। अरे काहे झूठ बोलते हो भैया? अरे 15 दिन पहले तो ये यहीं थी। अरे हम सच कह रहे हैं भैया, हमारी साली विदेशवा गई थी लेकिन कुछ और दिनों में वापस आ गई। लेकिन जब से आई है नया नया एक्सपेरिमेंट कर रही है हमारे ऊपर। अरे हमसे तो बोला तक नहीं जाता, अब वो हम पे करती रहती है। सोचिए ना जरा हम पे क्या बीतती होगी। अरे जीना हराम करके रख दिया है उन्हें हमारा। अरे वो सब छोड़िए, एक काम कीजिए, आप हमें एक डब्बा दूध वाला दीजिए। अच्छा भैया, हम समझ गए। आपकी लुगाई को बेटा हुआ है ना, तभी तो आप दूध का डब्बा मांग रहे हो। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या भैया? अरे हमारी साली विदेशवा गई थी और वहाँ से आई है ना, तो कहती है कि वहाँ पर गाय का दूध नहीं पीते, डब्बा वाला दूध पीते हैं। तो वो के ही खातिर डब्बा वाला दूध मांग रहे हैं तुमसे। हमारी महरारू को कुनू बच्चा उच्चा नहीं हुआ है, समझे? अरे अब जल्दी करो भैया। अरे उसको चाय पीनी है, देर हो गई तो हमारी महरारू हमको झाड़ू से मारेगी। अरे तुम नौटंकी बंद करो और दो ना यार जल्दी से डब्बा वाला दूध। दुकानदार मोहन प्रसाद को दूध का डब्बा दे देता है और मोहन प्रसाद उसे पैसे देकर वहाँ से पैर पटकते हुए चला जाता है और चलते हुए एक पेड़ के नीचे छांव में रुककर खुद से कहता है, अरे आजकल ना मेरे दिन ही सही नहीं चल रहे। अरे हर 10-15 दिन में मेरी साली चमेली आ जाती है और आने के बाद मेरी पत्नी को भड़का देती है और मेरी पत्नी भड़क भी जाती है। और दूसरी तरफ अब मेरी नौकरानी, अरे वो तो भुलक्कड़ है, वो हर एक चीज भूल जाती है। उसको काम दो वो कांड करती है। अब पता नहीं, अब देखता हूँ ये दूध का डब्बा उसको दूंगा तो वो क्या करेगी। इतना कहकर मोहन प्रसाद अपने घर पर चले गए, जहाँ उनकी पत्नी और साली ने बहुत ही स्टाइलिश कपड़े पहने हुए थे। अरे मीना क्या हो गया तुमको? ये कौन से कपड़े पहन रखे हैं? अजी तुम ठहरे गांव की गवार, तुम्हें क्या मालूम है आजकल क्या फैशन चल रहा है? अरे मीना जरा एक बार अपने आप को ना शीशे में देखो। अरे गौर से देखोगी पता चलेगा। अरे कार्टून लग रही हो, कार्टून। अरे 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 मत करो ना ऐसा। अरे तुम क्यों नहीं समझ रही हो? गांव की औरतें तुम्हें देखेंगी ना तो क्या सोचेंगी? तभी चमेली गुस्से में मोहन प्रसाद की ओर देखते हुए कहती है, हद हो गई जीजा जी, आप मेरी दीदी को ऐसे कैसे कह सकते हो? इंसान को फैशन के हिसाब से ही चलना चाहिए। हाँ क्यों नहीं, तेरे चेहरे से और भाषा से ना सब दिख रहा है। दूध का डिब्बा मीना को देकर गुस्से में मोहन प्रसाद वहाँ से चला जाता है और सीधा अपनी नौकरानी को आवाज लगाने लगता है, अरे नंदिनी, अरे ओ नंदिनी, अरे कहाँ मर गई? नंदिनी दौड़ते हुए अपने मालिक के पास आकर कहती है, सेठ जी मुझे तो ऐसा लगा जैसे आप मुझे आवाज लगा रहे हो। सेठ जी, क्या आपने सचमुच मुझे आवाज लगाई या आपकी ही आवाज में मुझे किसी और ने आवाज लगाई है? मोहन प्रसाद अपने माथे में जोर से हाथ मारते हुए कहता है, अरे मूर्ख मैं तेरा क्या करूं? अरे मैं ही तुझे आवाज लगा रहा हूँ तब से, तू पता नहीं क्या सोचे जा रही है। अरे यहाँ पे कितने हमशक्ल आते हैं मेरे, जो तुझे दूसरे की आवाज लग रही है। नंदिनी जिसे भूलने की बीमारी थी वो मुस्कुराते हुए कहती है, माफ कीजिएगा सेठ जी, मैंने आपको पहचाना नहीं। ये सुनकर मोहन प्रसाद का पूरी तरीके से दिमाग खराब हो जाता है। गुस्से में आंखें उसकी लाल हो जाती हैं और वह नंदिनी को क्या ही कहता, वो अपने सर में जोर जोर से हाथ मारने लगता है। अरे मैं क्या करूं तेरा? रुक तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। मोहन प्रसाद कितना कहते ही नंदिनी कहती है, अरे हाँ साहब, याद आया कि आप कौन हो। अच्छा याद आ गया तुझे, वो भी एकदम से? चल कोई बात नहीं, अब याद आ गया ना तो जाकर एक कप चाय बना कर ला। और हाँ जल्दी लाइयो, सर में बहुत दर्द है। अरे लेकिन मालिक, दूध तो खत्म हो गया है। अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था, मेरी एक साली जो आई है उसको गाय भैंस का दूध ही नहीं पसंद है, ना वो खुद पीती ना दूसरों को पीने देती है। अच्छा ठीक है काम कर, जाके वो डब्बे वाले दूध का इस्तेमाल कर और उससे ना एक कप चाय बना के लेकर आ जा, ताकि मैं पीऊँ मुझे शांति मिले। ऐसे नंदिनी चुपचाप वहाँ से चाय बनाने के लिए चली जाती है। काफी देर हो जाती है लेकिन वो चाय बनाकर नहीं लाती। ए नंदिनी, अरे क्या हो गया? अरे चाय मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अरे इस घर में तो चाय मिलने पर भी आफत हो गई है। अब देखता हूँ अंदर जाकर ये चाय दे क्यों नहीं रही। ये चाय बना रही है या बीरबल की खिचड़ी? इतना कहकर मोहन प्रसाद घर के अंदर चले जाते हैं और नंदिनी को घर में बैठा देखकर गुस्से में कहते हैं, ए नंदिनी, अरे कब से आवाज लगा रहा हूँ और सुन क्यों नहीं रही थी तू? बहरी हो गई है क्या? अरे मालिक, आपने ही तो कहा था
कि 1 कप चाय बना लाओ। अरे हाँ मैंने कहा था, लेकिन 1 घंटे पहले कहा था, 1 घंटे पहले। अभी तक चाय नहीं दी तूने। अरे मालिक, मैं तो चाय 1 घंटे से बना रही हूँ, लेकिन चाय है कि चाय में तो खौलाने का नाम ही नहीं ले रहा। तभी मोहन प्रसाद ने देखा कि चाय का चूल्हा तो बंद पड़ा है। मोहन प्रसाद अपना सर पीटते हुए नंदनी से कहते हैं, अरे भुलक्कर की औलाद, मैं क्या करूँ तेरा? जब तू गैस ऑन नहीं करेगी तो चाय कैसे बनेगी? जादू से बनाएगी क्या? माफ कीजिएगा मालिक, मैं गैस तो खोलना ही भूल गई। तभी तो मैं कहूँ कि दूध में सब डाल तो दिया है, लेकिन चाय क्यों नहीं बन रही है? मोहन प्रसाद वहाँ से गुस्से में चला जाता है और घर से बाहर निकलकर बैठ जाता है। तभी वहाँ पर उसकी साली आकर कहती है, जीजा जी, आपको सुबह सुबह चाय नहीं पीनी चाहिए। अरे क्यों? अगर सुबह की चाय नहीं पीऊंगा तो क्या पीऊंगा? मैं 15 दिन विदेश रहकर आई हूँ। मैंने देखा है वहाँ के लोग चाय से ज्यादा जूस पीते हैं। आपको भी कॉफी या जूस ही पीना चाहिए। और हाँ जीजा जी, मुझे कुछ पैसे चाहिए, मैं मार्केट में शॉपिंग करने जा रही हूँ। अरे चमेली, ये शहर नहीं है, गाँव है गाँव। और गाँव में ना ये सब नहीं पिया जाता, चाय पी जाती है। चाय पीऊंगा मैं। और तेरा पति तुझे कैसे झेलता है, ये बात तो मुझे समझ ही नहीं आती। अरे जीजा जी, पति को तो अब तक मैं ही झेलती आई हूँ, लेकिन विदेश जाकर पता चला है रोज रोज पैसे खर्च करके शॉपिंग करने में बहुत मजा आता है। सीधी तरह से अपनी जेब ढीली करिए, नहीं तो दीदी से आपकी शिकायत कर दूंगी। मोहन ना चाहते हुए मुंह बनाते हुए चमेली के हाथ में 2000 रुपए थमा देता है। चमेली पैसे लेकर छाता लिए इतराते हुए वहाँ से चली जाती है। अरे बस बहुत हो गया। ए भगवान, ए भगवान, तूने मुझे क्यों बनाया? अब मुझे बनाया तो मेरी शादी क्यों करवाई? और शादी करवाई तो ऐसी साली क्यों दी? अरे इसने मेरा जीना आराम करके रखा है। भगवान उठा ले भगवान। अरे मुझे मत उठा, अब मेरी साली को उठा ले और ले जाके किसी ऐसे रेगिस्तान में फेंक दे कि जहाँ से वो वापस ही ना पाए। इतनी देर में मोहन प्रसाद गुस्से में अपनी पत्नी के पास आकर कहता है, अरे पिछले 1 घंटे से ना मेरा चाय पीने का मन कर रहा है, लेकिन मुझे चाय नहीं मिल रही है और तुम हाथ पे हाथ रखकर बैठी हो। अरे क्या कर रही हो तुम? अरे कैसी पत्नी हो? और तुम्हारा कोई सहारा भी नहीं है, मुझे 1 कप चाय नहीं दे सकती तुम? सुनो जी, मेरे ऊपर नाराज होने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ काम करने के लिए नहीं आई थी और ना ही तुम मुझे चाय बनाने के लिए ब्याह कर लाए थे। अरे पता नहीं, अरे नहीं पता मुझे वो कौन सी मनूस घड़ी थी जब मेरी शादी तुमसे हो गई। अरे पत्नी के नाम पर कोई काम नहीं करती तुम। अरे तुमने तो मेरा जीना हराम करके रखा हुआ है। एक तुम हो जो खाती रहती है और खाते खाते एक दिन फट जाओगी, और दूसरी तरफ तुम्हारी बहन है जो तुम्हारा नाम ले लेकर मुझे धमकाती रहती है। देखो जी, तुम मेरे से कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन खबरदार, अगर मेरी छोटी बहन के बारे में तुमने कोई भी बकवास करी तो अपनी भुलक्कड़ नौकरानी का गुस्सा मुझ पे क्यों उतार रहे हो? अरे जब से मेरी शादी तुमसे हुई है ना, तुमसे ज्यादा तो मैं अपनी साली से परेशान रहता हूँ। अरे शादी के बाद भी उसने मेरा जीना हराम कर रखा है। तुम्हारे माँ बाप से कहकर ना उसकी शादी करवा दी थी ताकि वो मेरा पीछा छोड़े, लेकिन शादी के बाद वो ससुराल में कम दिखती है और मेरे घर में ज्यादा दिखती है। अरे हर दूसरे दिन आ जाती है मुँह उठा के, और आने के बाद अब मुझ पे ऑर्डर झाड़ती रहती है। और एक बात बताओ, अरे कुछ दिनों का विदेश क्या चली गई, समझने क्या लगी है वो अपने आप को? अरे जीना हराम करके रख दिया मेरा। विदेश में ये नहीं करते, विदेश में वो नहीं करते, विदेश में ये, विदेश में वो। अरे उस पागल की बच्ची को समझाओ जाकर। अरे पता नहीं क्या क्या करती रहती है। मैं अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और उसके खिलाफ मैं एक शब्द नहीं सुन सकती, इसलिए अब जब तक वो यहाँ है, जो कहेगी वही बनेगा और वही होगा। मोहन वहाँ से गुस्से में चला जाता है। ऐसे ही अगली सुबह दोपहर में सभी खाना खा रहे होते हैं, तो मोहन खाना देखते ही गुस्से में भर जाता है और उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच जाता है। अरे ये दाल है या पानी है? जीजा जी, ये खाना आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। देखो चमेली, अपनी विदेशी हरकतें छोड़ दो, करना अब ये ना तो विदेश में जाके करो ना, हमारे घर में क्यों कर रही हो? अरे घी का तड़का जब तक दाल में ना मारा जाए ना, दाल का स्वाद नहीं आता है। और मेरे खाने में आज अचार क्यों नहीं है? अचार नजर क्यों नहीं आ रहा मुझे? जीजा जी, अचार खाने से दिमाग कम होता है और घी खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो अच्छा यही होगा कि आप ये खाना ना खाने की आदत डालें। मोहन प्रसाद गुस्से में खाना छोड़कर अपने कमरे में चला जाता है और नंदिनी को आवाज लगाते हुए कहता है,
ओ नंदिनी जल्दी से यहाँ तू। नंदिनी फौरन से दौड़ते हुए मोहन प्रसाद के कमरे में जाती है। आपने मुझे बुलाया मालिक? अरे हाँ भाई हाँ, मैंने बुलाया तुझे। अरे इस घर का खाना खाऊंगा ना तो 50 साल की जगह 5 साल में निपट जाऊंगा। अच्छा एक काम कर, ये ले 500 का नोट और ये लेकर जा और अनार लेकर आ जा अच्छे। मैं अनार खाऊंगा और बहुत कमजोरी आ रही है मुझे। नंदिनी पैसे लेकर बाजार चली जाती है। अरे मैं तो फिर भूल गई, आखिर मालिक ने मुझसे मंगाया क्या था? तभी सोचते हुए नंदिनी को एकदम से कुछ याद आता है। अरे मैं भी कितनी भुलक्कड़ हूँ। जब से मालकिन की साली घर आई है तब से मालिक अचार खाने को तरस गए हैं। जरूर मालिक ने अचार मंगवाया है। मैं भी कितनी भुलक्कड़ हूँ, मालिक ने अचार मंगवाया था और मैं तो भूल गई। इतना कहकर नंदिनी हंसते हुए अचार की दुकान से 5 किलो अचार लेकर घर पहुंचती है। मालिक पूरा 5 किलो अचार लाई हूँ। जब से मालकिन की बहन आई है ना तब से आपका अचार खाने का तो बहुत मन कर रहा था ना। हे भगवान, अब मैं कहाँ फंस गया? अरे कौन से कर्म किए थे मैंने पूरे, जो तूने मुझे यहाँ भेज दिया। अरे एक तरफ है ना और मेरी साली है जिसने मेरा भेजा फ्राई करके रखा है, और दूसरी तरफ ये नौकरानी है जो भूल जाती है, और एक तरफ मेरी बीवी। अरे वो क्या बीवी बनेगी, अरे वो बस खा खा के फूलती जा रही है, किसी दिन फट जाएगी। अरे इन सब ने मेरा जीना आराम कर दिया है भगवान। ए भगवान, भूख लगी है, इसे खाने के लिए अनार मंगवाया था। देख क्या लेकर आई है अचार। अब अचार देखकर वो दूसरी डायन आएगी और वो सुनाएगी। देखो डायन का नाम लिया, ये डायन आ रही है, अब मतलब 100 साल तक मेरा खून पिएगी। तभी वहाँ पर चमेली आती है और इतना सारा अचार देखकर पूरी तरीके से चीखने लगती है। ओ माय गॉड जीजा जी, आपको मैंने अचार खाने को मना किया था ना, और आप इतना सारा अचार मंगवा कर बैठे हैं। इतना कहकर चमेली वो अचार का मर्तबान उठाकर जमीन पर पटक देती है और कांच के कई टुकड़े हो जाते हैं। मोहन प्रसाद अपने माथे पर जोर से हाथ मारता है। अरे ये क्या किया तुमने? अरे अचार क्यों फेंक दिया? अरे मैं वापस कर देता, फेंकने की क्या जरूरत थी? मेरे 500 रुपए का नुकसान हो गया। जीजा जी, सेहत के आगे पैसा कोई मायने नहीं रखता। इतना कहकर चमेली वहाँ से चली जाती है। ये सब देखकर मोहन प्रसाद गहरी सोच में डूब जाते हैं और खुद से कहते हैं, अरे आखिर ऐसा क्या करूं जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे? अरे मेरी साली ना यहाँ से जा नहीं रही है। अरे ऐसा क्या करूं कि वो चली जाए, और वो जाए तो जाए, अब मेरी पत्नी मुझ पे शक ना करे कि मैंने उसे भगाया है। तभी मोहन प्रसाद की नजर उनकी नौकरानी पर पड़ती है। अरे वाह भाई वाह, क्या योजना आई है मेरे दिमाग में, अब आएगा मजा। मोहन सुबह से बाहर बैठकर तेज आवाज में अखबार पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं। अरे वाह भाई वाह, क्या खबर छपी है? कोई भी औरत अगर केले खाएगी ना तो वो सुंदर और जवान हो जाएगी। अरे वाह भाई वाह, लेकिन मेरे किस काम का, मैं तो आदमी हूँ। और ये क्या लिखा है नीचे, कोई भी उसको देखेगा तो पागल हो जाएगा। अरे वाह वाह, क्या न्यूज है, लेकिन मेरे किस काम की। और ये नीचे लाइन क्या लिखी है, अगर आपने केले की जगह कुछ और मंगवा लिया ना, या केले की जगह कुछ और आ गया तो आपके साथ बहुत अनर्थ हो जाएगा। अरे बाप रे। मोहन प्रसाद की इस बात को गौर से चमेली पीछे खड़ी सुन रही थी। अरे वाह वाह, लेटेस्ट न्यूज। इसका मतलब आज मुझे केले ही खाने चाहिए। चमेली सीधा नंदिनी के पास जाती है। मेरा आज केले खाने का बहुत मन कर रहा है, जल्दी से मेरे लिए केले लेकर आ। लेकिन बाजार जाकर चमेली ने देखा कि मोहन प्रसाद एक चाय की दुकान पर बैठा चाय पी रहा था। नंदिनी उसके पास जाकर कहती है, अरे मालिक, आप तो घर पर अखबार पढ़ रहे थे और अब आप यहाँ? अरे वो क्या है ना, आज के घर पे तो चाय मिलती नहीं है, तो यहाँ चाय पीने आया था। और वैसे तू यहाँ क्या कर रही है? मालिक, वो मालकिन की बहन ने मुझसे कुछ मंगवाया था, लेकिन मालिक मैं तो फिर से भूल गई कि मुझसे उन्होंने क्या मंगवाया था। मोहन मुस्कुरा कर कहता है, अरे याद कर, याद आ जाएगा, कोशिश तो कर। तभी नंदिनी की नजर एक ठेले पर पड़ती है। अरे याद आ गया मालिक, याद आ गया। चलो अच्छा हुआ कि आप मुझे मिल गए। मालकिन की छोटी बहन ने मुझसे ठेला मंगवाया था। लेकिन एक बात बता जरा, ठेले का करेगी क्या? मुझे क्या पता मालिक,
तभी वो चाय वाला दोनों की बात सुनकर मोहन प्रसाद से कहता है, मालिक, ये ठेला मेरा है। अगर आप चाहे तो आप इसे ले जा सकते हैं और जब आपका काम हो जाए तो आप इसे वापस कर दीजिएगा। अरे ये तो मेरा काम और आसान हो गया मालिक। इतना कहकर नंदिनी ठेला लेकर वहाँ से चली जाती है और बाहर से ही मालकिन को आवाज लगाने लगती है, छोटी मालकिन, अरे ओ छोटी मालकिन, देखिए आपने मुझसे ठेला लाने को कहा था और मैं ठेला लाई हूँ। अरे सत्यानाश हो जाए तेरा, ये तो क्या उठा लाई। क्या बात कर रही हो मालकिन, आपने ही तो कहा था कि मुझे ठेला खाने का मन कर रहा है तो मैं ले आई। अरे ओ बेवकूफ, मैं इसे कैसे खाऊंगी? अरे मुझे क्या पता मालकिन कि आप इसे कैसे खाओगी, आपने कहा तो मैं ले आई। मेरा काम तो सिर्फ लाने का था, खाने ना खाने का आपका काम है। कोशिश करके देख लो, क्या पता खा भी लो। तभी वहाँ पर मोहन प्रसाद आकर चमेली से बोलते हैं, अरे ये क्या होना है? अरे जो मैंने अखबार में पढ़ा वो सच होना है। अरे उसमें तो लिखा था अकेले की जगह अगर कोई दूसरी वस्तु दिख जाए ना तो गड़बड़ हो जाएगी। अरे 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 इस पागल ने ना अकेले की जगह कुछ और ला दिया। अब तो मेरी साली की मौत निश्चित है। ये सुनकर चमेली को गुस्सा आ जाता है और चक्कर खाकर वो बेहोश होकर गिर पड़ती है। मीना गुस्से से नंदिनी की ओर देखकर बोलती है, अगर तेरी वजह से मेरी बहन को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। मीना अंदर जाती है और एक गिलास में थोड़ा पानी लाकर उसके मुंह पर छिड़काव करती है। कुछ ही देर में चमेली को होश आता है और मोहन प्रसाद चमेली को मुस्कुराते हुए देखता है। तभी चमेली अंदर जाती है और अपना सारा सामान ले आती है। अरे चमेली, ये तू सामान लिए कहाँ जा रही है? अरे दीदी, अभी तो मैं सिर्फ बेहोश हुई हूँ। अगर मैं अब 1 मिनट भी रुकी तो शायद मैं सीधा स्वर्ग सिधार जाऊंगी। मीना अपने पति से कहती है, अरे आप रोकते क्यों नहीं है इसे? अरे जाने दो ना, अरे कोई बात नहीं, दोबारा आ जाएगी। अब मैं यहाँ तभी आऊंगी जब आप इस भुलक्कड़ नौकरानी को धक्के देकर निकाल देंगे। मैं जा रही हूँ, मुझे अभी से इस भरी जवानी में मरने का कोई शौक नहीं है। इतना कहकर चमेली वहाँ से फूर हो जाती है और मीना गुस्से में देखते हुए पैर पटकते हुए अंदर चली जाती है और नंदिनी डरते हुए अपने मालिक से कहती है, मालिक, मैंने फिर से कोई गलती कर दी क्या? मोहन प्रसाद नंदिनी की बात का कोई जवाब नहीं देते और हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। ये कहानी है सरोज की, जो हर समय क्राइम पेट्रोल देखा करती थी। ऐसे एक दिन सरोज अपने कॉलेज की क्लास में बैठी अपनी क्लास ले रही थी, लेकिन उसका ध्यान क्लास में नहीं बल्कि टेबल के नीचे रखे फोन पर था। वो उस समय भी क्राइम पेट्रोल देख रही थी। ये सब बगल में बैठे उसकी सहेली रीना देख लेती है और धीरे से बोलती है, सरोज, ये क्या कर रही है तू? अरे तू चलती हुई क्लास में क्यों क्राइम पेट्रोल देख रही है? अरे अगर टीचर को पता चला ना तो क्राइम पेट्रोल के एपिसोड में ना हमारी स्टोरी आ जाएगी, क्योंकि वो हम दोनों को इतना मारेंगी ना, मार मार कर गायब भी कर देंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अरे भाई, उन्हें बताएगा कौन? देख, मैं तो नहीं बताने वाली हूँ। अगर तू बता देगी तो कुछ कह नहीं सकते। वैसे मुझे नहीं लगता कि किसी को कुछ बताएगी भी, क्योंकि तू तो मेरी दोस्त है और एक दोस्त कभी दुश्मन थोड़ी ना बनती है। वैसे ना तू बहुत चालाक है। और हाँ, मैं क्यों बताऊंगी किसी को? मैं ना तेरी दोस्त हूँ, दुश्मन नहीं है जो बताने जाऊंगी मैडम को। वैसे एक बात बताऊँ, मैं तो नहीं बताऊंगी, पर क्लास में और भी बच्चे हैं और कैमरा भी है, तो कैमरे में कैप्चर हो गया ना तो प्रिंसिपल तक तो बात चली ही जाएगी और उसके बाद ना प्रिंसिपल तेरी क्लास लगा देंगे और फिर मैं नहीं आऊंगी तुझे बचाने। सरोज रीना की बात का कोई जवाब नहीं देती और क्राइम पेट्रोल देखती ही रही। कुछ देर में क्लास खत्म हो जाती है, लेकिन सरोज अपनी क्लास से नहीं जाती। ये देखकर रीना उससे कहती है, अरे भाई, क्लास खत्म हो चुकी है यार। सरोज, घर चल ले, अब कॉलेज बंद होने वाला है और तू अपनी हरकत क्यों नहीं सुधारती है? 5 मिनट का समय दे दे, अभी इसमें खुलासा होने वाला है। इसकी मौत का जिम्मेदार कौन है? जैसे ही ये खत्म होगा ना, वैसे ही मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। देख सरोज, अगर तू अब नहीं चली ना तो मैं तुझे छोड़कर चली जाऊंगी। फिर तू मत बोलियो कि दोस्त दोस्त नहीं रही। और अगर इसके बाद तूने मेरे को एक भी लेक्चर दिया ना तो मैं सच बता रही हूँ, तेरा मर्डर कर दूंगी। फिर अगला एपिसोड तेरा होगा और घर पर बैठकर ना आराम से देखूंगी मैं। इसीलिए कह रही हूँ, अभी भी वक्त है, सुधर जा, नहीं तो लोग कहेंगे ना कि दोस्त ने दोस्त की जान ले ली। यार सच में तू ना मेरी दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन है, दुश्मन। तभी तू मुझे मेरा क्राइम पेट्रोल देखने तक नहीं देती है। अरे हाँ हाँ, ठीक है ठीक है,
अरे मैं तेरी दुश्मनी ठीक हूँ, लेकिन फिलहाल अभी तू घर तो चल, नहीं तो मैं मार कर ना कॉलेज में छुपा दूंगी तेरी लाश को। और फिर मैं तुझे भूत बनकर परेशान किया करूंगी। इस तरह दोनों सहेलियां लड़ती झगड़ती घर चली जाती हैं। समय बीतता है। बीतते समय के साथ सरोज के एग्जाम की डेट आ जाती है, पर सरोज अपना क्राइम पेट्रोल देखना बंद नहीं करती। एग्जाम करीब थे, लेकिन सरोज की ऐसी हरकत देखकर उसकी माँ सुनीता उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, सरोज पढ़ाई कर ले, एग्जाम करीब है तेरे। अरे माँ एग्जाम ही तो है, हो जाएंगे क्लियर। अब आप मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। अगर तू एग्जाम में फेल हो गई ना तो तेरी शादी करवा दूंगी, ये दिमाग में डाल लियो अपने। सरोज अपनी माँ की बातों का कोई जवाब नहीं देती और समय गुजरता है। गुजरते समय के साथ सरोज के एग्जाम भी खत्म हो जाते हैं। क्योंकि सरोज ने अपने एग्जाम पर ध्यान नहीं दिया था, इसलिए वो इस बार फेल हो जाती है। मैंने कहा था ना, अगर तू फेल हो गई तो तुझे पढ़ने नहीं दूंगी, तेरी शादी करवा दूंगी। अब तूने पढ़ाई में तो ध्यान दिया नहीं है, बस क्राइम पेट्रोल देखने में ही ध्यान दिया है ज्यादातर। अब देख फेल हो गई ना, खैर अब फेल हो गई तो हो ही गई। अब मैंने जो कहा था वो तो हो गई। अब तेरी शादी तो होनी पक्की है, और जहाँ मैं चाहूंगी ना वही होगी तेरी शादी। करा दो यार, वैसे भी मेरा मन नहीं है अब आगे पढ़ने का। शादी कर लूंगी तो अपने घर रहूंगी, और फिर मुझे वहाँ कोई परेशान करने वाला होगा ही नहीं। अब क्या सोचने लगी अपने छोटे से दिमाग में? गालियाँ दे रही क्या अपनी माँ को? मैंने कह दिया ना कि तेरी शादी होगी तो अब होगी ही। लेकिन माँ चुप, एक लफ्ज मुंह से मत निकाल लियो अब, वरना चप्पल उठा के मारूंगी अभी। गुस्से में सुनीता अपने कमरे में चली जाती है और शादी की बात सुनकर सरोज काफी खुश हो जाती है। समय बीतता है। बहुत जल्दी सरोज के लिए रवि नाम के लड़के का रिश्ता आता है। अरे वाह, हमारी होने वाली बहू तो कोहिनूर का हीरा है, हीरा। हमें तो ये रिश्ता मंजूर है। बस शक्ल ही अच्छी है, जब हरकतें पता चलेंगी ना इसकी, मन करेगा फांसी लगा लूं। सुनीता बहन, अब आप क्या सोचने लगी? नहीं नहीं बहन जी, मैं तो बस ये सोच रही थी कि जब मेरी बेटी ससुराल चली जाएगी तो मैं कैसे रहूंगी इसके बिना। अरे अरे, ऐसे कैसे? जब आपका मन करे तब आप अपनी बेटी को बुला सकते हो। इस तरह सरोज और रवि का रिश्ता पक्का हो जाता है। समय गुजरता है। गुजरते समय के साथ रवि और सरोज की शादी हो जाती है। शादी के बाद सरोज अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बखूबी संभालती है, लेकिन क्राइम पेट्रोल देखने की आदत उसकी अभी गई नहीं थी। वो खाना बनाते हुए भी यही सब किया करती, खाना खाती तो भी क्राइम पेट्रोल ही देखा करती। और ऐसे एक दिन सरोज घर में पोछा मार रही थी और टीवी पर भी क्राइम पेट्रोल ही चल रहा था। सरोज पोछा कम और क्राइम पेट्रोल ज्यादा देख रही थी। ये सब कुछ दूर खड़ी मधुमती देख रही होती है और तभी बहू, ओ बहू, तू पोछा मार रही है, ये टीवी पे क्राइम पेट्रोल देख रही है। वो माँ जी क्या है ना, पोछा मारते मारते मैं बोर हो गई थी, तो सोचा क्यों ना मैं थोड़ा सा क्राइम पेट्रोल देख लूं, फिर पोछा मार लूंगी। हाँ हाँ, रहने दो, मुझे तो सब पता है। हे भगवान, ना जाने आखिर क्या होगा इस लड़की का। इतना बोलकर मधुमती वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है और ऐसे एक दिन सरोज शाम के समय टीवी पर क्राइम पेट्रोल देख रही होती है। उस समय क्राइम पेट्रोल में क्लाइमेक्स आता है। वैसे वैसे सरोज टीवी के बेहद करीब आ जाती है और मधुमती बाजार से लौट कर वापस आती है और सरोज को इस तरह टीवी से चिपका देखकर हैरान रह जाती है। अरे ओए पगली, एक काम करना, टीवी में ही घुस जा। सासू माँ परेशान मत करो, बहुत ही जरूरी केस चल रहा है। आखिर कौन है इस लड़की का कातिल? अरे ये एपिसोड की शुरुआत में थोड़ी ना बताएंगे, थोड़ा सस्पेंस तो रखना पड़ेगा ना। और तू थोड़ा सा टीवी से दूर होके क्यों नहीं देखती, इतना पास क्यों जाके देखती है? मधुमती अपनी बहू को खींचकर टीवी से पीछे करती है। अरे बहू, आंखों पे चश्मा चढ़ाने का शौक है क्या, जो इतनी नजदीक से टीवी देख रही है? अरे भाई शाम हो गई, अब टीवी को बंद भी कर दे थोड़ा। खाना की तैयारी नहीं करनी क्या तुझे? हर टाइम टीवी टीवी, पता नहीं क्या देखती रहती क्राइम पेट्रोल में। नशा चढ़ गया इसको क्राइम पेट्रोल का। सासू माँ, 1 घंटे के बाद खाने वाने पे ध्यान दूंगी, अभी फिलहाल मुझे ये एपिसोड देखने दो। हटो हटो जल्दी से, बहुत अच्छा सीन चल रहा है इसमें। सरोज अपनी सास को हटाकर टीवी का रिमोट लेकर बैठ जाती है। सरोज बड़ी ही समझदार बहू थी। औरों की बहुओं की तरह उसकी ज्यादा डिमांड नहीं थी, ना ही वो अपनी सास से ज्यादा लड़ती। लेकिन एक बात थी कि जब भी वो क्राइम पेट्रोल का एपिसोड देखती तो उसे किसी का भी डिस्टरबेंस बिल्कुल पसंद नहीं था। वो क्राइम पेट्रोल का एक भी एपिसोड मिस नहीं करती। समय बीतता है। ऐसे ही सरोज अपनी सास के साथ दोपहर में क्राइम पेट्रोल देख रही थी, तब इसके दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। अब इस समय कौन आ गया होगा बहू? जा जाके देख दरवाजे पे कौन आया है। अरे नहीं नहीं माँ जी,
ऐसे दरवाजा खोलना सेफ नहीं है। अच्छा ठीक है, तू यहाँ बैठ, मैं ही देख लेती हूँ कौन है। तुझे तो हर टाइम खतरा खतरा दिखाई देता है। ठहरो माँ जी, दोपहर के 2 बज रहे हैं। इस समय भला कौन हो सकता है दरवाजे पर? आपने ये सोचा नहीं है, मैं आपकी इकलौती बहू हूँ। और माँ जी, आपके ऊपर खतरा तो क्या, मैं खतरे की परछाई तक नहीं पड़ने दे सकती। अरे पागल, दरवाजा खोलूंगी जब तो पता चलेगा कौन आया है। अरे बहू, दोपहर के टाइम पे क्या ही खतरा होगा, हट जाने दे मुझे। नहीं नहीं माँ जी, दरवाजा मत खोलना। दोपहर के समय गर्मी के कारण पूरा मोहल्ला वीरान है, तो हमारे घर भला कौन ही आएगा? कहीं कोई डकैत तो नहीं है या फिर कोई गुंडा? नहीं नहीं माँ जी, मैं आपको दरवाजा नहीं खोलने दूंगी। अरे बहू, तू ये अपनी ना बकेती करना बंद कर, वरना जो इंसान दरवाजे पे खड़ा है ना, वो वापस लौट के चला जाएगा। सासू माँ, पूरा दरवाजा मत खोलना। अरे सुनो सासू माँ। सरोज बोलती रह जाती है और मधुमती दरवाजा खोलती है, जहाँ वो देखती है कि रवि बाहर खड़ा है। क्या माँ, दरवाजा खोलने में इतना टाइम कौन लगाता है? अरे बाहर कितनी धूप है। माफ करना बेटा, लेकिन ये सब ना तेरी बीबी का ही करा धरा है। वो ही मुझे दरवाजा खोलने नहीं जाने दे रही थी, क्योंकि महारानी अब दिन रात क्राइम पेट्रोल जो देखती रहती है, तो उसके दिमाग में ना बस वही सब चलता है आजकल। आयला, क्या करूँ मैं इसका, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है माँ। समय के साथ सरोज का क्राइम पेट्रोल देखना बिल्कुल ही कम नहीं होता, बल्कि वो तो बढ़ता ही जा रहा था। ऐसी ही एक बार की बात है, सरोज अपने फोन में क्राइम पेट्रोल देख रही थी और अपने कमरे की सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। तब इसका खुद का पैर उसके दूसरे पैर से टकराता है, वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। नीचे गिरने की वजह से उसके पैरों में फ्रैक्चर आ जाता है। बहू, अब रो के क्या ही मिल जाएगा, क्या फायदा तेरे रोने का। माँ जी, आप मुझे ताने दे रही हो। बेटा देख, वो तुझे ताने नहीं दे रही है, वो तुझे समझा रही है। ये सब फालतू की चीजें नहीं देखनी चाहिए, दिमाग में असर करती है ये बातें सारी। हाँ सरोज, माँ सही कह रही है। और माँ तुम्हें कितनी बार समझाने की कोशिश करती है, लेकिन तुम हो ये समझती नहीं। आयला, देखो ना, ये चोट लग गई तुम्हें। मम्मी जी, माँ जी, रवि जी, मैं क्राइम पेट्रोल देखना कम नहीं करूँगी। शाबाश बेटा, मुझे ना तुझसे यही उम्मीद थी। अरे इतना कुछ होने के बाद भी तुम ये देखना नहीं छोड़ोगी? अरे यार, आप लोग मेरी पूरी बात तो सुन लो। मैं क्राइम पेट्रोल देखना कम नहीं बल्कि बंद कर रही हूँ। क्या? सच में? जी हाँ, मैं क्राइम पेट्रोल देखना बंद कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये पता चल गया है कि किसी भी चीज की आदत अच्छी है, लेकिन उस आदत को लत बना लेना हमारी सेहत के साथ साथ पूरे घर वालों के लिए नुकसानदायक होती है। सरोज की बात सुनकर सभी के चेहरे पर मुस्कान आती है, सभी लोग खुश हो जाते हैं, और खुश होते भी क्यों ना हो। आखिरकार जिस चीज की लत सरोज को लगी थी वो फाइनली छूट चुकी थी। चमेली एक अच्छे और अमीर परिवार में जन्मी लड़की थी, लेकिन उसके पिता की कुछ दिन पहले ही मौत हो गई थी, जिसके बाद उसके चाचा चाची ने धोखे से सब कुछ अपने नाम करवाकर चमेली, चमेली की माँ कस्तूरी और छोटे भाई गोपी, इन तीनों को घर से बाहर कर दिया। जिसके बाद अब चमेली की माँ मजदूरी करती और चमेली एक छोटा सा ढाबा चला रही थी, और उसका भाई गोपी दिन में पढ़ाई करता और रात में बहन के साथ ढाबा संभालता। चमेली को खाना बनाना बहुत पसंद था, इसलिए वो अपने ढाबे पर अलग अलग तरह का खाना बनाती थी। एक दिन चमेली के ढाबे पर एक आदमी आता है जिसका नाम राहुल होता है, और वो उससे कहता है, मैडम मुझे एक दाल और 2 नान चाहिए। जी अभी आया आपका खाना। इतना कहकर चमेली राहुल के लिए दाल और 2 नान लेकर आती है, और खाना देकर वो बाकी लोगों से भी ऑर्डर लेने लगती है। तभी पीछे से राहुल चमेली को आवाज देकर कहता है, मैडम क्या आपके पास दाल मखनी है? सर बात ये है कि मुझे दाल मखनी बनानी नहीं आती, इसीलिए हमारे पास नहीं है, और उसका सामान भी काफी महंगा होगा, इसीलिए हम बनाते भी नहीं है, गरीब है ना। अरे किसने कहा उसे बनाने में ज्यादा सामान या ज्यादा पैसे लगते हैं? लाओ मुझे एक मक्खन ला कर दो, मैं बताता हूँ कैसे बनती है सस्ती और मजेदार दाल मखनी। अब चमेली राहुल को एक मक्खन लाकर दे देती है, और राहुल वो मक्खन निकालकर गर्म दाल में डाल देता है और चमेली को चखने के लिए कहता है। चमेली दाल मखनी खाकर कहती है, ओ माय गॉड, ये तो बहुत टेस्टी है, मैंने आज से पहले इतनी अच्छी दाल मखनी कभी नहीं खाई। क्या मतलब कभी नहीं खाई? तुम एक ढाबा चला रही हो और तुम्हें यही नहीं पता कि दाल मखनी क्या होता है? बड़ी अजीब बात है। अब चमेली कुछ नहीं कहती और अपना काम करने लग जाती है।
राहुल भी खाना खाकर पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। अब रात के खाने में चमेली दाल मखनी बनाने की कोशिश करती है। पहले वो अच्छे से दाल बना लेती है, उसके बाद गरम दाल में मक्खन डाल देती है। शाम को उसकी माँ काम से वापस आती है और चमेली उसके लिए खाना लगाती है। दाल मखनी खाकर उसकी माँ बहुत खुश होती है और अपनी बेटी से कहती है, अरे वाह चमेली, तूने तो बहुत अच्छी दाल मखनी बनाई है बेटी। आपको अच्छी लगी माँ? आज ही मैंने किसी भले इंसान से सीखी है। कल से मैं ढाबे पर दाल मखनी बेचा करूँगी। ठीक है बेटी, जो तुझे सही लगे कर। इतना कहकर सभी खाना खाते हैं। अगली सुबह चमेली अपने ढाबे के बाहर मेन्यू में दाल मखनी को भी ऐड कर देती है। दाल मखनी देखकर काफी सारे कस्टमर दाल मखनी और नान का ही ऑर्डर करते हैं और चमेली और उसका भाई सभी को दाल मखनी और नान दे देते हैं। खाने का एक निवाला मुंह में रखते ही एक आदमी कहता है, आहा, क्या खुशबू है, क्या खाना है। आहा, आज तो मजा आ गया दाल मखनी खाकर। अब तो रोज यहीं से खाऊंगा मैं खाना। सभी लोगों से दाल मखनी की तारीफ सुनकर चमेली और उसका भाई बहुत खुश होते हैं और दोनों अपने खाने को और भी बेहतर बनाने के लिए हर रोज अलग अलग तरह से दाल मखनी बनाकर लोगों को खिलाया करते। कभी दाल मखनी पनीर, दाल मखनी राजमा, तो कभी और कुछ नया। और ये सब खाकर उनके यहाँ आने वाले लोग भी काफी खुश होते हैं और धीरे धीरे चमेली की दाल मखनी पूरे शहर में मशहूर हो गई थी। एक दिन एक बड़ी सी गाड़ी से एक अमीर औरत कोयल उतरती है और वो चमेली के ढाबे पर जाती है और उससे कहती है, हेलो, मेरा नाम कोयल है। मैंने तुम्हारी अलग अलग दाल मखनी के बारे में बहुत सुना है, लेकिन मुझे किसी की बातों पर यकीन नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता तुम गरीब फटीचर लोग अच्छा खाना भी बना सकते हो। वो तो बस शेफ ही बना सकते हैं। मैडम जी, किसी को जाने बिना जज नहीं करना चाहिए, समझिए आप। कह तो ऐसी रही हो जैसे कहीं की अमीरजादी हो। वही समझ लो, लेकिन कुछ भी कहने से पहले एक बार सोच लेना। आप मेरे खाने के बारे में तब तक कुछ नहीं कह सकती जब तक आप खाना खा ना ले, समझिए आप। अच्छा जी, ऐसा क्या खास है तुम्हारी दाल मखनी में जो तुम इतना बन रही हो अपने खाने पर? अरे मैडम, जरा खाकर तो देखो, हम गरीबों के हाथ की दाल मखनी, फिर खुद ही समझ जाओगी कि क्या खास है इस दाल मखनी में। अगर तुम्हें इतना ही शौक है अपनी और बेइज्जती करवाने का, तो मैं भी चखना चाहूंगी तुम्हारी दाल मखनी को। क्यों नहीं, मैं अभी लाती हूँ, आप बैठिए। इतना कहकर चमेली कोयल के लिए दाल मखनी लेकर आती है। कोयल अब खाना शुरू करती है और एक बार जब वो खाती है तो खाती ही रह जाती है। यानी कि कोयल को चमेली के हाथ की दाल मखनी बहुत ज्यादा पसंद आती है और वो उससे कहती है, मैंने आज तक इतनी अच्छी और मजेदार दाल मखनी कहीं नहीं खाई, यहाँ तक बड़े बड़े होटल्स में भी नहीं। मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि बिना कुछ जाने किसी को भी जज मत कीजिए। हाँ, आपने ठीक कहा, मुझे माफ कर देना। मैंने आपको और आपके दाल मखनी के बारे में न जाने क्या क्या कह दिया। मैं हमेशा यही सोचती रही कि अमीर लोग ही अच्छा खाना बना और खा सकते हैं, पर आज आपकी ये दाल मखनी खाकर मुझे मालूम हुआ कि गरीब की दाल मखनी अमीर के खाने से काफी ज्यादा अच्छी हो सकती है। जी, ये बात तो आपने सही कही। क्या आप हमारे ऑफिस में रोज लंच बॉक्स भिजवा सकती हैं? हम आपको अच्छे पैसे दे देंगे। मुझे लगता है मेरी तरह मेरे सभी एम्प्लॉइज को भी आपकी ये दाल मखनी अच्छी लगेगी। ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आप मुझे काम दे रही हैं, वो भी इतने सारे लोगों के लिए खाना बनाने का, और मैं इसे ना तो बिल्कुल नहीं कर सकती। मैं आपके और आपके लोगों के लिए दाल मखनी जरूर बनाया करूँगी। थैंक यू चमेली, ये लो मेरा कार्ड, कल से आप यहाँ लंच भिजवा देना। हाँ जी जरूर। इतना कहकर कोयल वहाँ से चली जाती है और चमेली अगले ही दिन से कोयल और उसके साथ काम कर रहे सभी लोगों के लिए अलग अलग दाल मखनी और हर तरह का खाना बनाकर भेज दिया करती थी। और कोयल के ऑफिस के सभी लोगों को भी चमेली के हाथ का खाना काफी पसंद आता था। एक दिन कोयल के ऑफिस में एक मीटिंग होती है जहाँ पर कुछ बाहरी लोग भी आए हुए होते हैं और कोयल उन सब के लिए भी लंच चमेली के यहाँ से ही मंगवाती है और लंच खाकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अब वो सब भी अपने लिए खाना चमेली के पास से ही मंगवाने लगे थे, लेकिन चमेली की ये तरक्की ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकी, क्योंकि जब उसकी चाची को ये बात मालूम हुई कि चमेली उनके घर से निकल जाने के बाद भी
खूब नाम कमा रही है तो उसकी चाची फूलमती कहती है, ये चमेली इतने नाम वाली कैसे हो गई? लगता है अब एक बार फिर इसे रोड पर लाना पड़ेगा, जैसे इसके बाप के मरने के बाद किया था। इतना कहकर एक दिन चमेली की चाची फूलमती चमेली और उसकी माँ से मिलने घर आती है और अपना ड्रामा करते हुए कहती है, भाभी मुझे माफ कर दो, हमने आपके और आपके बच्चे के साथ ठीक नहीं किया। मैं आपकी दोषी हूँ, आप मुझे जो सजा देना चाहती है आप दे सकती हो। तभी चमेली का भाई कहता है, नहीं माँ, इसकी बातों में मत आना, ये एक नंबर की झूठी है और झूठे आंसू दिखा रही है। ये हमसे हमारा सब कुछ छीनने के बाद अब ये सब छीनने आई है। तू चुप कर, उसने हमारे साथ जो भी किया हो पर वो तेरी चाची है, माफी मांग। मैं माफी नहीं मांगूंगा। इतना कहकर गोपी वहाँ से चला जाता है और कस्तूरी फूलमती को माफ कर देती है। फूलमती अभी तो वहाँ से सभी को अपनी बातों में उलझा कर चली जाती है, पर अगले दिन वो चमेली के ढाबे पर जाती है और चमेली से कहती है, अरे चमेली बेटी। अरे चाची जी आप यहाँ? हाँ, मैंने सोचा तू अकेली लगी रहती है, सारा काम संभालती है, क्यों ना मैं तेरी थोड़ी सी मदद कर दूं। नहीं चाची जी, मैं सब कर लूंगी, आप घर जाएं। अरे नहीं बेटी, मैं तेरी करती हूँ ना मदद। ठीक है, अगर आप मदद करना चाहती हैं तो आप दाल मखनी दो। इतना कहकर फूलमती अब दाल में मक्खन डालने जाती है और वो अपने पास से एक छिपकली निकालकर बस दाल मखनी में डालने ही वाली होती है कि तभी चमेली उसे देख लेती है और फूलमती को चमेली और उसका भाई वहाँ से जाने के लिए कहते हैं और वो चुपचाप मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है।